अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने मुझे एलएमएस पे इनरोल नहीं किया हुआ, तो मैंने क्या नाम? असाइनमेंट एक सबमिट मिनट, करवानी थी। सिर्फ एक मिनट। नाम क्या है? ज़ोहा यासीन। जो आपका आईडी क्या है? F2019 23 F2019 23 23 1024। 1024। ठीक है, जोहा हो गई है। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट करवानी थी, तो फिर मैंने आपको मेल की, आपने ठीक जवाब नहीं दिया, तो मैंने असाइनमेंट आपको मेल ही कर दी थी। ठीक है, ठीक है। ओके सर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे भी एलएमएस पे फोल्डर नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको मेल कर दिया। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम कहा था कि जिसका भी जो भी यानी कि ऐड नहीं है तो काइंडली मुझे बता दे ताकि मैं ऐड कर दूं। सर ये जो असाइनमेंट्स आ रही हैं ये एलएमएस पे अपलोड हुई हैं? क्या मतलब? जो सर मसलन जो मुकम्मल असाइनमेंट्स हैं वो एलएमएस पे अपलोड टॉपिक हुए हैं? अपलोड टॉपिक? जी। मैंने सिर्फ ये लिखा है कि आप लोगों ने 50 एग्जाम्पल देनी है कंपाउंड की, और उनके आप लोगों ने इंटरमालिकुलर फोर्सेस का नाम लिखना है कि उनके अंदर कौन कौन सी इंटरमालिकुलर फोर्सेस है। हर एक के लिए अलग अलग टॉपिक नहीं है इसमें। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। मेल की है। सर मैंने असाइनमेंट मेल की थी, फोल्डर नहीं बना था तो मैंने इसलिए मेल कर दी, तो अब अपलोड कर दूं एलएमएस मैंने पे? ऊपर अपलोड एलएमएस पे पहले ही की हुई है, जहाँ पर भी जितना भी टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर किसी ने अपलोड की होगी तो वो शो हो रहा होगा। अगर टाइम गुजर चुका होगा तो फिर किसी को भी शो नहीं होगा। लेकिन सर तब वो फोल्डर नहीं बना था, इसलिए हमने मेल कर दी थी। कब नहीं बना था? सर आपने टाइम इंक्रीज कर दिया था तो उससे पहले फिर हमने मेल कर दी थी। सर हमें शो नहीं हो रहा था।
फोल्डर सभी को शो हो रहा है। सर हमें नहीं हो रहा, तो इसीलिए हमने सर मेल ही कर दी थी आपको। जी सर। एमन जाहिद, एमन जाहिद, प्रेजेंट सर। अली मोहम्मद, प्रेजेंट सर। अरसलान काशी, प्रेजेंट सर। आयशा अख्तर, आयशा अख्तर, आयशा कनीज़ा, प्रेजेंट सर। आयशा नवीद, प्रेजेंट सर। फायजा इरशाद, प्रेजेंट सर। फरिया अजहर, फरिया अजहर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। जवेरिया शेख, जवेरिया शेख, इंजा बख्तावर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान मजीद, मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, सर आयशा अख्तर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? आयशा अख्तर सर। रिजवान, आप इसी क्लास के हो? जी सर। तो ये अनम्यूट करो इसे। सर आयशा अख्तर फोर्थ। ओके सर। मोहम्मद अरसलान मजीद, निमरा अफजल, प्रेजेंट सर। निमरा सदीक, निमरा सदीक, निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, प्रेजेंट। रिजवानुल्लाह खान, यस सर। साइमा रुबाब, प्रेजेंट सर। सना गफ्फार, प्रेजेंट सर। सीरत रानी, प्रेजेंट। शाहलीजा नईम, प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया गिलानी, प्रेजेंट सर। तौसीफ अहमद, प्रेजेंट सर। उसामा गुलजार, जी सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, वजीहा मकबूल, प्रेजेंट। अनम असगर, प्रेजेंट। अक्सा, प्रेजेंट सर।
अतीकुर रहमान, प्रेजेंट सर। आयशा अरशद, प्रेजेंट सर। बिस्मा तनवीर, प्रेजेंट सर। महानूर भट्ट, प्रेजेंट सर। मरियम जारिफ, यस सर। मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अरसलान शाहिद, मजीद। सर प्रेजेंट है मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शुएब, यस सर। नूर फातिमा, बोलिए ना। नूर फातिमा, राबिया नजर, राबिया नजर, सैयदा फातिमा वाजिद, प्रेजेंट सर। सर राबे नजर प्रेजेंट। सर राबे नजर प्रेजेंट। उमर फारूक, यस सर प्रेजेंट। जोहा यासीन, प्रेजेंट सर। सर मोहम्मद अरसलान मजीद। अरसलान अब क्लास के लास्ट में होगी। In last lecture, we have discussed about types of solids and condensation and evaporation and different factors which are affect on condensation and evaporation process. Today I have last time जो आप लोगों ने डिस्कस किया था अनम असगर। यस सर। सोडियम क्लोराइड जो है उसके अंदर जो सॉलिड की कौन सी टाइप में आती है सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड तो साल्ट है सर। मैंने हाँ, लास्ट लेक्चर क्योंकि हमारी लैब थी तो मैंने लीव कर दिया था। जी सना गफ्फार। सर आयनिक सॉलिड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप लोग हर लेक्चर को अटेंड नहीं करते या उसके रिवीजन नहीं करते, उसकी स्टडी नहीं करते, तो इस कंडीशन में जिस वक्त एंड ऑफ द लेक्चर फाइनल पेपर होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोगों के लिए ये बड़ा यानी कि हेक्टिक होगा कि आप लोग उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सको। इसलिए कोशिश करें कि जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको कंटिन्यूसली हर वीक में उसकी तैयारी करते रहें। अगर आप लोग ये सोचते हो कि फाइनल आएगा उसी वक्त हम तैयारी करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर हमारा मिड टर्म नहीं होगा? नहीं, मिड टर्म आप लोगों का नहीं हो रहा, आप लोगों का डायरेक्ट फाइनल होगा। सर वो पढ़ रहे हैं लेकिन वो मिड हो रहे हैं ना मेरे। अच्छा, सर फाइनल कैंपस में होंगे? जी फाइनल जो है वो ऑन कैंपस होंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरा मशवरा यही है कि आप लोग साथ साथ तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर तैयारी नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के लिए बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाना है और उस कंडीशन में तैयारी के लिए टाइम जो है वो आप लोगों के पास कम बचेगा। अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है जिसमें आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। सर फाइनल कब तक होंगे? फाइनल सेमेस्टर के एंड पर, जनवरी के मिड में ऑलमोस्ट। सर 24 से खुल जाएंगी यूनिवर्सिटीज? 24 से अगर नहीं भी खुलती तो जनवरी में आप लोगों का फाइनल है, जनवरी के यानी कि मिड के बाद ऑलमोस्ट।
लास्ट टाइम हमने एक्सरे डायफ्रैक्शन तक स्टडी किया था। Diffraction is a pattern in which we fall electromagnetic radiations on the structure of compounds, and when the radiations are strike with the atoms, then they reflect their path. They deviate from their path. After reflection, they have before and after they have a certain wavelength. जिस वक्त हम आप लोगों के पास जब भी कोई भी कंपाउंड होगा उसके अंदर एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, चाहे वो रेंडमनेस के फॉर्म में हो चाहे स्पेसिफिक ऑर्डरली अरेंजमेंट की फॉर्म में हो, लेकिन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इसके बाद जिस वक्त आप लोगों रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं, फॉल करवाने के बाद जिस वक्त वो स्ट्राइक करते हैं एटम्स के साथ, तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्टिंग करते हैं अपने, यानी कि जिस तरह लाइट जो है वो मिरर से टकराती है, टकराने के बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह रेडिएशन जो हैं जिस वक्त एटम से टकराते हैं, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होती है और स्पेसिफिक एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है, और इसको हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन इसके बाद आप लोगों को जब रिफ्लेक्ट होती हैं रेडिएशन, उनके दरमियान या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। Constructive interference occur when the wavelength of one wave is exactly overlap the wavelength of other wave. The crest of one wave completely overlap the crest of second wave. Similar, the trough of first wave completely overlap the trough of second wave. Then constructive interference occur and the amplitude of wave is increased rapidly, या doubled as compared to single wave. This interference is called constructive interference. जिस वक्त एक वेव की ट्रफ दूसरी वेव की ट्रफ पर एग्जैक्टली ओवरलैप करती है, इसी तरह एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की क्रस्ट पर कंप्लीटली ओवरलैप करती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो होगी। और जिस वक्त कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेव जो आप लोगों के पास हासिल होगी उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो इस वेव की निस्बत ऑलमोस्ट डबल होगा, इस वेव से जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास एक सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी फॉर्म है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ से ओवरलैप करती है, या ये भी कह सकते हो एक का पॉजिटिव साइन होगा तो दूसरे का नेगेटिव साइन होगा। तो उस कंडीशन में ये वेव एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करती हैं, और जिस वक्त ये वेव एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल करेंगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होगी, क्योंकि वो एक दूसरे की वेवलेंथ को कैंसिल आउट कर रही है। Those compounds which have constructive interference have or show a peak when X-ray diffraction or X-ray radiations are fall on the compounds. If अगर आप लोगों के पास कंपाउंड जो है उसमें हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करवाते हैं। फॉल करवाने के बाद आप लोगों के पास कंटिन्यूसली जो है वो पीक अपीयर होती हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कंपाउंड के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर हो रही है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जो आप लोगों के पास वेव हासिल हो रही हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, और वेव उसी कंडीशन में ओवरलैप करेंगी जिस वक्त एटम्स जो हैं वो रेगुलरली या एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंजमेंट में होंगे। और अगर आप लोगों के पास इस तरह की वेव या पीक XRD में अपीयर होती है, जिसमें बाज़ जगह पर पीक अपीयर हों, बाज़ जगह पर पीक ख़त्म हो जाएं, फिर पीक अपीयर हों, फिर ख़त्म हो जाएं, तो उसका मतलब है कि कंपाउंड में कुछ क्रिस्टलिनिटी है और कुछ जो है वो इमार्फस इन नेचर है। यानी कि कहीं पर एटम्स जो हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ हैं और उसके बाद जो है एटम्स जो हैं वो ऑर्डरली नहीं हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न के साथ अटैच नहीं है। और अगर आप लोगों के पास XRD स्पेक्ट्रा में कोई भी पी की अपीयर नहीं होती, तो इसका मतलब है कंपाउंड जो है वो टोटल ही नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है। अब क्रिस्टलाइन इन नेचर और नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर किस तरह हमें पता चलता है कि जिस वक्त आप लोग रेडिएशन फॉल करवाते हो, अब कुछ रेडिएशन ऐसी होते हैं कि जो आप लोगों के पास फर्स्ट लेयर में जो एटम्स हैं उनके साथ टकराते हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इस कंडीशन में ये एटम्स जो पैरेलल अरेंजमेंट में हैं, फर्स्ट लेयर में हैं, उनके साथ एक एंगल बनाती हैं, उसको हम सपोज कहते हैं थीटा। उसके बाद दूसरी रे आती है। दूसरी रे जो है, क्योंकि इन एटम्स के दरमियान में स्पेस होती है, अब दूसरी रे जो है इसमें से गुजर जाती है। गुजरने के बाद सेकंड लेयर में जो एटम है उसके साथ कोलिजन शो करती है, उससे टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इस कंडीशन में ये भी इसके साथ एंगल बना रही है। अब फर्स्ट रे जो है वो कम डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही है, सेकंड रे जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, और डिस्टेंस ये वाला रीजन है जिसको सेकंड रे ज़्यादा कवर कर रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप लोगों के पास ये जो है वेवलेंथ दोबारा से हासिल हो रही है। अगर आप लोगों के पास ये वाली जो रेज ऑब्टेन हो रही हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कंप्लीटली ओवरलैप करती हैं कि पहले की क्रस्ट दूसरी की क्रस्ट पर और पहले की ट्रफ दूसरी की ट्रफ पर हासिल होती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हासिल होगी, जिसका मतलब है कि आप लोगों के पास पीक अपीयर होगी। और अगर आप लोगों के पास एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट का मतलब है कि यहाँ पर एटम है, उसके बाद हो सकता है यहाँ पर भी एटम्स, कोई एटम जो है वो प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से ये रेडिएशन इससे टकराने के बाद फिर दोबारा से अंदर सेकंड जो लेयर है उसकी तरफ मूव कर सकती है। उसके बाद सेकंड रे में कोई यानी कि एटम मौजूद हो, उससे टकराने के बाद फर्स्ट जो लेयर है उसमें अगर स्पेस होगी तो वो बाहर निकल जाएगी, अगर स्पेस नहीं होगी और एटम होगा तो उस कंडीशन में उससे टकराने के बाद फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों के पास एटम्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होंगे, उस कंडीशन में ही ये जो आप लोगों के पास वेवलेंथ हासिल होती है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगी। और अगर आप लोगों के पास एटम्स जो हैं वो रेगुलरली एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी। जिस वक्त वेवलेंथ एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगी उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होगी। और अगर वेवलेंथ एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक जो है वो अपीयर होगी। और हम ये किस तरह चेक करते हैं, हम इस एंगल को, ये जो आप लोगों के पास एंगल नज़र आ रहा है,
जिसके ज़रिए हम रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं, इसको वेरी करते हैं। और इस एंगल को हम वेरी किस तरह करते हैं कि आप लोगों के पास ये जो रेडिएशन है इसको 0 से या 10 से शुरू करते हैं और इसको इंक्रीज करते जाते हैं इवन कि हम इसको 90 डिग्री तक फॉल करवाते हैं। और उसके ज़रिए हमें पता चलता है कि रेडिएशन फॉल करवाने के बाद आप लोगों के पास एक XRD पैटर्न हासिल होता है। और उस XRD पैटर्न में अगर आप लोगों के पास पीक ज़्यादा अपीयर होती है तो उसका मतलब है कि आप लोगों का कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन इन नेचर है। इट मीन्स कंपाउंड in the structure of the compounds, atoms are regularly arrangement. Atoms have regularly arrangement. If in XRD spectra you have not obtained any peak, it means your compound is amorphous in nature, because when you fall radiation, then these waves do not overlap each other. When the radiations are wavelength do not overlap each other, it means destructive interference occurs. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस कंडीशन में ही होगी जिस वक्त एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलरली अरेंजमेंट में नहीं होंगे। अगर वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एटम्स स्ट्रक्चर में अरेंज पैटर्न के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और उसके नतीजे में ही आप लोगों के पास पीक्स जो हैं वो अपीयर होंगे। और अगर आप लोगों के पास एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक उनकी अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं होगी तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होंगी। और जिस वक्त पीक अपीयर नहीं होंगी और ये पीक जो है वो शार्प होती है। शार्प का मतलब है यकदम इंक्रीज होंगी उसके बाद फ़ौरन से डिक्रीज हो जाएंगी, फिर इंक्रीज होंगी, फिर डिक्रीज होंगी। इस तरह नहीं होंगी यहाँ से इंक्रीज हों और इस तरह इंक्रीज होकर यहाँ तक आप लोगों के पास पीक अपीयर हो। इतनी लेंथी जो पीक है XRD में शो नहीं होती है। अगर इस तरह की शो होती है तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो इमारफस इन नेचर है। तो इस तरीके से हम जी अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो फिर वो ओवरलैप नहीं करेगी। अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास पीक अपीयर नहीं होगी और उस कंडीशन में एक वेव की क्रस्ट दूसरी वेव की ट्रफ से ओवरलैप कर रही होगी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देती है और उस वजह से ही XRD में आप लोगों के पास कोई भी पीक अपीयर नहीं होती है। और इस बेस पर हम बता सकते हैं कि एटम्स जो हैं वो स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज हैं या नहीं। जिस तरह ये आप लोगों के पास जियोमेट्री है तो उस कंडीशन में आप लोग जिस वक्त रेडिएशन फॉल करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास अगर स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास शार्प पीक XRD में अपीयर होंगी। अगर आप लोगों के पास शार्प पीक अपीयर नहीं होती तो इसका मतलब है कि कंपाउंड जो है वो इमारफस इन नेचर है। इसके बाद आप लोगों का सेकंड चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 सॉल्यूशंस एंड देयर एप्लीकेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं तो किस तरह हम सॉल्यूशन को बनाते हैं। बेसिकली सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन द कंपोजिशन एट ईच पोजीशन इज सेम। The solution, such solution which have the composition at
each place is same are called homogeneous solution. And if those solutions which do not have same concentration, same composition at each place, each position is called non-homogeneous solution. सॉल्यूशन हम उनको कहते हैं जिसमें आप लोगों के पास कंसंट्रेशन या कंपोजिशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हर जगह पर एक जैसी होती है, उनको हम सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर आप लोगों के पास कंसंट्रेशन हर जगह पर एक जैसी नहीं होती तो उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहते हैं। और सॉल्यूशन बनते किस तरह हैं कि जिस वक्त हम किसी भी सॉल्यूट को, क्योंकि आप लोगों के पास जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो आप लोगों के पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं सॉल्वेंट। Those species which is present in small amount is called solute, and those which is present in large amount, excess amount is called solvent. वो स्पीशी जो कम अमाउंट में होती है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और वो स्पीशी जो ज़्यादा अमाउंट में होती है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। When we add a solute in a solvent, then solution is formed because the interactions are generated between solutes and solvents. Due to these interactions, solutes are completely dissolved or partially dissolved in the solvents. Mostly solutes are completely dissolved in the solvent are called solutions. जिस वक्त हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान इंटरेक्शन जनरेट होना शुरू हो जाती है, और उस इंटरेक्शन की वजह से सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाता है। और जिस वक्त सॉल्यूट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होगा उस कंडीशन में ही हमारे पास सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से बनता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नहीं होंगी तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। When we add a solute in a solvent, then three types of intermolecular forces are present. One intermolecular force is present between solute and solute, one between solvent, and third intermolecular force is present between solute and solvent. जिस वक्त आप लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास तीन तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। एक वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सॉल्यूट के दरमियान है, एक वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान है, और एक वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सॉल्वेंट के दरमियान मौजूद होती है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा हों एज कंपेयर टू सॉल्यूट विद सॉल्यूट और सॉल्वेंट विद सॉल्वेंट, देन सॉल्यूट्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। जिस वक्त इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान ज़्यादा होंगी एज कंपेयर टू सॉल्यूट की सॉल्यूट के साथ और सॉल्वेंट की सॉल्वेंट के साथ, तो उस कंडीशन में सॉल्यूट कंप्लीटली तौर पर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है।
अब सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट फेज के हो सकते हैं, जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट की जो फेज है वो और सॉल्वेंट का फेज जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। बाद ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में होता है और सॉल्वेंट जो है वो भी गैस फॉर्म में होता है, जिसकी एग्जांपल जो है वो एयर की होती है कि एयर के अंदर आप लोगों के पास डिफरेंट गैसेस जो है वो मिक्सअप हुई है, जिसमें अगर एक गैस की बात करते हैं या ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो एयर दूसरी गैसेस के अंदर होमोजीनियसली मिक्सअप हुई है, जिसके नतीजे में आप लोगों के पास गैस फॉर्म में सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह आप लोगों के पास कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट जो है वो गैस फॉर्म में होती है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्वांटिटी वाटर के अंदर होती है, जिस तरह आप लोग सोडियम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन के लिए ऐड करते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो आप लोगों के पास बबल्स अपीयर होते हैं। तो उस कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये गैस इन लिक्विड फॉर्म में आप लोगों के पास सॉल्यूशन है, जिसमें गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो कि सल्यूट समझ आ रही थी कुछ? मोस्टली जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसमें आप लोग सल्यूट को या तो सॉलिड फॉर्म में यूज़ करते हो या लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हो, और सॉल्वेंट जो है वो आप लोगों का लिक्विड फॉर्म में होता है। क्योंकि आप लोगों के पास बाज़ दफ़ा आप लोग सॉल्यूशन जिस तरह HCl का सॉल्यूशन बनाते हो वाटर के अंदर, तो उस कंडीशन में HCl जो है वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा और सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन के जो टाइप्स है वो लिक्विड इन लिक्विड है। इसी तरह आप लोगों के पास कुछ मटेरियल या कुछ कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको आप लोग जिस वक्त वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप लोगों के पास कंपाउंड सॉल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में आप लोगों के पास सॉल्वेंट होता है। जिनको आप लोग मोस्टली आप लोग यूज़ करते हैं वो आप लोगों के पास लिक्विड इन लिक्विड या सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। बाकी आप लोग रेयरली यूज़ करते हो, बाकी सॉल्यूशन को आप लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हो। जिस वक्त आप लोग सॉल्यूशन बनाते हो उस कंडीशन में आप लोग दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट या चीज़ों को मिक्सअप करते हो, और आप लोगों को पता है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप करने को हम कहते हैं मिक्सचर। अब ये मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस हम उसको कहते हैं जिसमें आप लोगों के पास जो फेज है, यानी कि सॉलिड सॉलिड लिक्विड लिक्विड, ये आप लोगों के पास फेज है।
ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने फेज चेंज का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने सॉलिड फेज, लिक्विड फेज और गैस फेज के बारे में स्टडी किया था। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो सेम फेज में होंगे, उनको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिक्सिंग जिसमें आप लोगों के पास सल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो दोनों डिफरेंट फेज में होंगे, कि जिस तरह एक जो है सॉलिड फॉर्म में है और दूसरा जो है गैस फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में उस मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप लोग जो सॉल्यूशन बनाते हो, जो लैब में आप लोग यूज़ करते हो, वो आप लोगों के पास होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल होती है। होमोजीनियस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आप लोगों के पास जो भी सॉल्यूशन होता है उनका फेज जो है वो सेम होता है। इसके बाद अनमसगर, यस सर। नमस्कार, ये बताएं कि अगर हम वाटर के अंदर चीनी को मिक्स अप करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है, जो सॉल्यूशन बनता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है या होमोजीनियस मिक्सचर होता है? और वो जब चीनी को वाटर में मिक्स कर देते वो होमोजीनियस बन जाता है। और साल्ट को जिस वक्त वाटर में मिक्स अप करते हैं सर वो भी होमोजीनियस बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरसलान काशी, जिस वक्त हम स्टार्टिंग में ही चीनी को मिक्स अप करते हैं वाटर के अंदर, तो क्या शुरू में ही सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है? नो सर। सर वो उसको हम ऐसा सॉल्यूशन कह सकते, उसको हम सॉल्यूशन कह सकते हैं? नो सर। क्या कहेंगे? वो एट्रो सर वो दूसरा होगा, होमोजेनियस नहीं होगा, एट्रोजीनियस होगा, क्योंकि सर वो भी सॉल्युबल ही नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मिक्सचर हम हर उस स्पीशी को कहेंगे जिसमें आप लोगों ने एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स अप किया होगा। ठीक है, अब मिक्स अप जो है करने के बाद आप लोगों के पास अगर वो दोनों ही सेम फेज में होते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास होमोजेनियस मिक्सचर है। अगर वो डिफरेंट फेज में होते हैं तो उसका मतलब है कि आप लोगों के पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। सर फिर वाटर जिस और वक्त वो हम, मेरी बात सुन लेना, मैं अभी बता रहा हूँ। जिस वक्त आप लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हो, जिस तरह आप लोगों ने 2 ग्राम या 5 ग्राम चीनी को वाटर में ऐड किया है, ऐड करने के बाद जो है स्टार्टिंग में आप लोगों के पास वाटर के अंदर शुगर की स्लाइटली अमाउंट जो है वो सोल्यूबल होती है, बाकी सॉलिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो सोल्यूशन, जो मिक्सचर बनता है वो सोल्यूशन नहीं होता है, या आप लोग ये भी कह सकते हो कि उस कंडीशन में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि आप लोगों के पास शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगी और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है इनिशियली। उसके बाद आप लोग उसको अच्छी तरह से मिक्स अप करते हो या हीट करते हो, और जिस वक्त कंप्लीटली शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनता है। इनिशियली जिस वक्त आप लोग शुगर को ऐड करते हो तो उस कंडीशन में उसका टेस्ट जो है वो भी हर पोजीशन पर एक जैसा नहीं होता। बॉटम लेवल पर उसका जायका और सरफेस के ऊपर उसका जायका जो है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब है कि कंपोजिशन भी सेम नहीं होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जिस वक्त इनिशियल लेवल पर आप लोग स्टार्टिंग में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सोल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन जिस वक्त आप लोग शुगर को कम्प्लीटली डिज़ोल्व कर देते हो, डिज़ोल्व करने के बाद आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है, और उस कंडीशन में ही आप लोगों ने उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहना है। स्टार्टिंग में आप लोगों के पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। ठीक है,
यस सर। यस सर। अब जिस वक्त आप लोग सोल्यूट को डिजॉल्व करते हो सॉल्वेंट के अंदर तो आप लोगों के पास सोल्यूशन बनता है। दिस सोल्यूशन में बी dilute में बी concentrated और saturated और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब इस सोल्यूशन को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड करते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ solute is very small as compared to solvent, if the amount of solute is very small as compared to solvent, then the solution is called dilute solution. अगर आप लोग सल्यूट की बहुत ही कम अमाउंट यूज करते हो और उसको आप लोग सॉल्वेंट में ऐड करके सॉल्यूशन बनाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है वो dilute फॉर्म में बनता है। अगर आप लोग सल्यूट की अमाउंट उससे कुछ ज़्यादा यूज़ करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का पास सॉल्यूशन जो है पहले की निस्बत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है। कंसंट्रेटेड मीन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रीवियस सॉल्यूशन। In concentrated solution, the amount of solute is greater as compared to previous solution या given solution। Concentrated solution ऐसा solution होगा जिसमें solute की amount जो पहले solution है या given solution है उससे ज़्यादा होगी। उस condition में हम solution को concentrated solution कहते हैं। इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दोज सॉल्यूशन इन विच एट रूम टेम्परेचर मजीद या मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो रूम टेम्परेचर पर मजीद डिसॉल्व ना हो, मजीद हल ना हो, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डिल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट डिल्यूट की निस्बत ज़्यादा होती है लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम होती है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डिल्यूट सॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा होती है और इस कंडीशन में रूम टेम्परेचर पर मज़ीद सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। इसके बाद अगर आप लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हो, हीट करने के बाद सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो सोल्यूबल होना शुरू हो जाती है और जिस वक्त आप लोगों के पास सॉल्यूट की अमाउंट सॉल्वेंट में सोल्यूबल होना शुरू हो जाएगी इसका मतलब है कि आप लोग इसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हो और उस वक्त तक आप लोगों ने सॉल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड करते जाना है जिस वक्त तक वो सॉल्यूट की अमाउंट सोल्यूबल होती जाएगी। इसके बाद आप लोगों के पास एक स्टेज सर ये दोबारा समझाएं सर, इसकी कोई समझ नहीं आ रही सर। इनिशियली आप लोगों को सपोज आप लोगों के पास 20 ml वाटर है। 20 ml वाटर में आप लोगों ने 0.001 ग्राम सोडियम क्लोराइड को ऐड किया है। ऐड करने के बाद सोडियम क्लोराइड इसमें डिसॉल्व हो गया, ठीक है। अब ये सोल्यूशन आप लोगों के पास डिल्यूट सोल्यूशन बना है। इसके बाद आप लोग सोल्यूशन जो साल्ट है उसकी अमाउंट जो है वो लेते हो 1 ग्राम और उसको आप लोग 20 ml वाटर में डिसॉल्व कर देते हो। डिसॉल्व करने के बाद कंप्लीटली सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। अब ये जो सोल्यूशन बना है पहले की निस्बत जो है वो कंसंट्रेटेड है क्योंकि पहले की निस्बत इसमें सोडियम क्लोराइड की अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि पहले में हमने जो सोडियम क्लोराइड की अमाउंट यूज़ की थी वो 0.001 थी और अब जिसमें यूज़ की है वो 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम 0.001 ग्राम से ज़्यादा होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सेकंड सॉल्यूशन बनाया है वो कंसंट्रेटेड है। अब आप लोगों ने जी
ये डाइल्यूट वाला दोबारा बता दे सर, समझ कभी आप लोगों ने ये मीठा पानी बनाया है जी क्या सर? या चाय बनाई है कभी? जी सर बनाइए। बनाई है ना। आप लोग उसमें क्या करते हो, पानी लेते हो, पानी में आप लोग शुगर को डिजॉल्व करते हो, जी सर। ठीक है। बाज दफ़ा चाय जो है वो उसका जायका ज़्यादा मीठा होता है, बाज दफ़ा आप लोगों के पास चाय के जो मिठास है वो कम होती है, जी सर। ठीक है। अब वो वाली चाय जिसकी मिठास कम होगी, इसका मतलब है कि उसमें सल्यूट यानी कि चीनी की अमाउंट कम है। जी सर। और वो वाली चाय जिसमें मिठास ज़्यादा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर चीनी की अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। अब जिसमें चीनी की अमाउंट कम होगी उसको हम कहते हैं डिल्यूट सोल्यूशन, और जिसमें चीनी की अमाउंट ज़्यादा होगी उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। जी सर आ गई समझ, थैंक यू। इस चीज़ की समझ आ गई है? जी सर आ गई। इसके बाद आप लोग ये भी बाज़ दफ़ा करते हो कि पानी में रूम टेम्परेचर पर ही चीनी को मिक्स करना शुरू कर देते हो। आप लोग थोड़ी सी चीनी डालते हो, वो आराम से मिक्सअप हो जाती है। उसके बाद थोड़ी और ऐड करते हो चीनी को वाटर में, तो वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। फिर आप लोग इसी तरह चीनी को मिक्सअप करते जाते हो तो एक स्टेज आती है रूम टेम्परेचर पर ही, जिसमें मज़ीद चीनी जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम रूम टेम्परेचर पर मज़ीद सल्यूट को डिज़ोल्व ना कर सकें, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस तरह नाई जो है वो देग पकाता है, और देग पकाने के लिए आपको पता है वो कितनी जो चीनी है उसको डालता है, और अगर उसको वो रूम टेम्परेचर पर मिक्सअप करता है तो वो कम्प्लीटली शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जिस वक्त वो रूम टेम्परेचर पर डिज़ोल्व नहीं होती तो वो हीट करता है, हीट करने के बाद शुगर जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग हीट करने के साथ साथ शुगर मज़ीद ऐड करते जाते हो तो उसके बाद एक स्टेज दोबारा से ऐसी हासिल होती है जिसमें जितना मर्जी आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर लो तो शुगर जो है वो मज़ीद उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर रूम टेम्परेचर पर सॉल्यूट सॉल्वेंट में मज़ीद डिज़ोल्व ना हो तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और टेम्परेचर पर हीटिंग पर अगर सॉल्यूट मज़ीद सॉल्यूशन में डिज़ोल्व ना हो तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस चीज़ की समझ आ गई है? जी सर। सॉल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं जिसमें आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज डिफरेंट होता है, और उसके नतीजे में आप लोगों के पास सॉल्यूशन बनते हैं। और सॉल्यूशन अगर आप लोगों के पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज और सॉल्यूशन का फेज डिफरेंट हासिल होता है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और अगर सेम फेज में हासिल होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बेसिकली सॉल्यूशन होता ही मिक्सचर है, ठीक है। अब मिक्सचर में अगर दोनों का सेम फेज है तो उस कंडीशन में होमोजीनियस मिक्सचर, और अगर डिफरेंट फेज है तो उस कंडीशन में हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और मैंने आप लोगों सर को फेज बताया था मतलब सर अगर गैस आउटपुट उसकी आएगी जिस तरह कोई चीज मिलाते हैं तो अगर वो सिंपली लिक्विड ही रहता है तो इसका मतलब है वो लिक्विड फेज चीज है। फेज का मतलब है कि आप लोगों के पास जिस तरह आइस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या वेपर्स की फॉर्म में है, स्टीम की फॉर्म में है। अब एक में आप लोग गैस को गैस में मिक्सअप करते हो तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास गैस फेज ही प्रोडक्ट बनता है तो आपके पास सॉल्यूट जो है वो भी गैस फॉर्म में है, सॉल्वेंट जो है वो भी गैस फॉर्म में है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि आप लोगों के पास दोनों का फेज जो है वो सेम है। अगर आप लोगों के पास
फेज सल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। जिस तरह इनिशियल स्टेज पर आप लोग शुगर को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो, डिजॉल्व करने के बाद डिजॉल्व नहीं होती तो आप लोगों के पास शुगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अपीयर होती है वाटर के अंदर, तो उस कंडीशन में जो इनिशियल सॉल्यूशन होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन डिजॉल्व होने के बाद जो है वो शुगर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ ऐसे सल्यूट होते हैं जो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल ही नहीं होते, और कुछ ऐसे होते हैं जो पार्शली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं, कुछ जो है सोल्यूबल नहीं होते हैं। Those solutes which completely dissolved in solvents are called soluble solvents, or soluble solutes, completely soluble solutes. If the solutes are not dissolved in solvent, then they are called immiscible solutes. If those solutes which partially mix up in solvents are called miscible. आप लोगों के पास वो वाले जो सल्यूट हैं जो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाते हैं उनको तो हम कहते हैं मिसिबल सल्यूट, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली सोल्यूबल ही नहीं होते, एक दूसरे के साथ उनकी इंटरेक्शन ही नहीं होती, उनको हम कहते हैं इमिसिबल सल्यूट। और वो वाले जो हाफ सोल्यूबल होते हैं और हाफ जो है इनसोल्यूबल होते हैं उनको हम कहते हैं पार्शली मिसिबल सल्यूट। क्योंकि आप लोगों के पास हर तरह के सल्यूट होते हैं ना, कुछ जो है सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ जो है सॉल्वेंट में बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं, बाकी जो है सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उन सल्यूट्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शली मिसिबल सल्यूट। वो वाले जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं मिसिबल, कम्प्लीटली मिसिबल, और वो वाले जो बिल्कुल ही डिजॉल्व नहीं होते सल्यूट के अंदर उनको हम कहते हैं इमिसिबल, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं, कुछ सोल्यूबल नहीं होते, उनको हम कहते हैं पार्शली मिसिबल सल्यूट। जिस तरह चीनी को अगर वाटर में ऐड करते हो या साल्ट को आप लोग वाटर में ऐड करते हो तो वो कम्प्लीटली सोल्यूबल हो जाता है, ऐड करोगे चीनी को वाटर के अंदर तो फौरन से जो साल्ट है वो सोल्यूबल हो जाता है। इस तरह के सल्यूट को हम कहते हैं मिसिबल सल्यूट। और अगर आप लोग ऑयल को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ऑयल की आप लोगों का सेपरेट लेयर जो है वो फॉर्म होगी, वाटर की आप लोगों के पास अलग से प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगा, तो यानी कि ऑयल एक साइड पर होगा, वाटर जो है एक साइड पर हासिल होगा। तो इस तरह के सॉल्यूशन को या इस तरह के सल्यूट को हम कहते हैं इमिसिबल सल्यूट, क्योंकि वो एक दूसरे में सल्यूबल ही नहीं हो रहे। और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ हद तक सल्यूबल होते हैं, यानी कि स्लाइटली अमाउंट सल्यूबल होती है, बाकी इनसल्यूबल होती है, ऐसे सल्यूट को हम कहते हैं पार्शली मिसिबल सल्यूट। जिस वक्त हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो सल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है, ऐड करने के बाद आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बनता है उसमें सल्यूट की अमाउंट, सल्यूट का साइज जो है वो मैटर करता है कि आप लोगों के पास सॉल्यूशन किस नेचर का है। अगर आप लोगों के सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के पार्टिकल का साइज जो है वो 1 माइक्रोमीटर तक है तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूशन, या उसको हम कहते हैं सस्पेंशन। और इस कंडीशन में सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में मिक्सअप नहीं होता। इस कंडीशन में जो सल्यूट है उसकी डेंसिटी सॉल्वेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से
सल्यूट को अगर आप लोग स्टीयरिंग करोगे तो उस कंडीशन में वो हर जगह पर सर्कुलेट या मूव करेगा, लेकिन अगर आप लोग उसको कुछ देर के लिए स्टे करवाते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन, जिसमें सल्यूट जो है अगर आप लोग उसको 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे के लिए रख देते हो तो उस कंडीशन में सल्यूट जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं सस्पेंशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आप लोगों के पास सल्यूट के या पार्टिकल का साइज जो है वो 2 से लेकर 500 नैनोमीटर तक हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सस्पेंशन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं उनका साइज 1 माइक्रोमीटर यानी कि 1000 नैनोमीटर तक है, और अगर उनका साइज कम हो 2 नैनोमीटर से 500 नैनोमीटर तक हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। सस्पेंडेड सॉल्यूशन में अगर आप लोग उसको आधा घंटा या 20 मिनट या 1 घंटे के लिए रख देते हो तो उस कंडीशन में पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल जो हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें से आप लोग ट्रांसपेरेंट या ये कह सकते हो जिसमें से आप लोग देख नहीं सकते, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक आप लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, जिसमें से आप लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक या बीकर के थ्रू आप लोग दूसरी जगह पर या दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में जो पर्सन खड़ा होगा उसको भी देख सकते हो, लेकिन सस्पेंडेड जो सॉल्यूशन होगा उसमें से नहीं देख सकते। इसके बाद एक सॉल्यूशन, आप लोगों के पास सॉल्यूशन जो है उनकी बेसिकली 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और एक को हम कहते हैं सिंपल सॉल्यूशन। और इनको डिफरेंशिएट जस्ट जो पार्टिकल साइज हैं उनकी बेस पर करते हैं। सर ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं बोला सर? ट्रू सॉल्यूशन हमारे पास वो वाले सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सल्यूट के जो पार्टिकल के साइज है वो बहुत ही कम होती है, जिसमें अगर आप लोग लाइट फॉल करते हो तो लाइट भी आसानी से पास आउट हो जाती है। और अगर आप लोग अपनी आई के सामने बीकर को रखते हो तो बीकर में से आपके अपोजिट में जो भी खड़ा होगा उसको आसानी से देख सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट होता है। इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। बाकी जो कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन है इसको हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहते, क्योंकि इसमें पार्टिकल के साइज जो है वो लार्ज होते हैं। लाइट सॉल्यूशन से भी तो लाइट पास हो सकती है, तो ये भी फिर लाइट ट्रांसपेरेंट पास हो सकती है, लेकिन लाइट जो है वो स्कैटरिंग करती है। जिस तरह आप लोगों के पास ट्रू सॉल्यूशन है उसमें जिस वक्त लाइट फॉल करते हो तो वो इजीली पास कर जाती है, स्कैटर नहीं होती। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से अगर आप लोग लाइट को पास करवाते हो तो वो स्कैटर होती है, वो किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। और यही इंडिकेशन है कि आप लोगों का सॉल्यूशन जो है वो ट्रू सॉल्यूशन है या कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसकी बेस लाइट वो हम डिफरेंशिएट करते हैं लाइट की बेस पर। अगर आप लोग विजिबल लाइट उसमें से पास करवाते हो तो ट्रू सॉल्यूशन में से आसानी से गुजर जाती है, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में से स्कैटर होती है। जिस तरह अभी आप लोगों के पास रेडिएशन आप लोगों ने चेक की थी कि रेडिएशन फॉल करवाते हैं XRD में तो उस कंडीशन में वो एटम से टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में भी लाइट फॉल करवाते हैं तो वो स्कैटरिंग करती है।
लेकिन ट्रू सॉल्यूशन में से स्कैटरिंग नहीं होती है। यही डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में। और सस्पेंडेड सॉल्यूशन में से अगर आप लोग लाइट को पास करवाते हो तो वो पास ही नहीं होती है। ठीक है जी सर। ओके। और टाइम भी आप लोगों को कंप्लीट होने वाला है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें से अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। सर मेरी बात सुनिएगा। सर जो शुगर होती है वो तो एक मिनट अगर कोई लेट कमर है तो वो बताता है क्योंकि यहाँ पर लाइट चली गई है और कभी भी लैपटॉप जो है वो बंद होने वाला है। मोहम्मद अरसलान मजीद। सर निम्रा स्तीक। फातिमा। सुनू फातिमा। जी वो स्टूडेंट जिसने बाद में क्लास को अटेंड किया है, जिसकी एब्सेंट लगी है, वो नाम बता दें। सर जी नूर फातिमा। एक मिनट सिर्फ। नूर फातिमा। यस सर। सर मोहम्मद अरसलान मजीद। प्रेजेंट सर।
जवेरिया शेख, प्रेजेंट सर। मोहम्मद रसलान मजीद, प्रेजेंट सर। निमरा सदीक, यस सर। उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, नूर फातिमा, प्रेजेंट। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।